हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरेन की और इंटीग्रिटी रूल्स की। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब भी आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स डेटाबेस के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं प्राइमरी की, फॉरेन की, इंटीग्रिटी रूल्स की अंडरस्टैंडिंग समझी जाती है। क्योंकि जब आप हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो डेटाबेस को इग्नोर करके कुछ भी करना संभव नहीं होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को लेके नॉर्मली स्टूडेंट्स में बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है और हम डेफिनेशन वाइज तो सब कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल डिफरेंस आपको बताते आना चाहिए कि मैं अगर फॉरेन की पढ़ रहा हूँ या इंटीग्रिटी रूल क्या होते हैं। तो ये आज मैं इस लेक्चर में दोनों टॉपिक डिस्कस करूँगा। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि इंटीग्रिटी रूल कहीं ना कहीं प्राइमरी की, फॉरेन की पर बेस्ड है, इसलिए मैंने इसी लेक्चर में इसको साथ में कवर किया है ताकि मैं जब कमांड्स को एग्जीक्यूट करूँगा, जब प्रैक्टिकल करूँगा, तो आपको सही डिफरेंस समझ में आएगा कि प्राइमरी की और फॉरेन की में इंटीग्रिटी रूल क्या बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करते हैं कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को लेकर और डेटाबेस की इंटीग्रिटी को लेकर। हम नॉर्मलाइजेशन जब करते हैं, जब डेटा को ब्रेक करते हैं, टेबल्स को ब्रेक करते हैं, तो फॉरेन की का जन्म होता है। अगर एक ही टेबल होगी मेरे पास तो सिंगल टेबल में तो फॉरेन की कभी आती ही नहीं है। जब मैं एक टेबल को ब्रेक करूंगा ताकि डुप्लीकेसी एलिमिनेट हो जाए, रिडंडेंसी हट जाए, एटॉमिसिटी आ जाए और टेबल ब्रेक करने के बाद भी मैं डेटा में इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाऊँ, अगर ये सारे एट्रीब्यूट मैं चाह रहा हूँ, इसके लेके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ, तो फिर फॉरेन की और इंटीग्रिटी रूल को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं दोस्तों, आज इस लेक्चर में प्राइमरी फॉरेन की को मैं बेसिक लेवल पे पहले डिस्कस करूंगा, फिर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो आगे हम किसी लेक्चर में कवर करेंगे। फिर फॉरेन की को भी हम मानते हैं कंस्टेंट है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रूल कि मैं टेबल में किसी 1, 2, 3 कॉलम में फॉरेन की कंस्टेंट अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, फॉरेन नाम से थोड़ी क्लियरिटी हो जाती है और आईटी वालों को तो बहुत ज़्यादा फॉरेन दिखता है रूटीन में। हालांकि मैं थोड़ा देसी टाइप का व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं दिखता, पर आप चूँकि आईटी में हो तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होता है कि मुझे यूएस जाना है मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूके मार्केट में कहीं ना कहीं जाना है, या कंट्री यूरोपियन किसी कंट्री अगर टारगेट करना चाहते हैं तो ये होता है। फॉरेन मतलब हमारी कंट्री के अलावा कहीं और जाने की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया, फॉरेन की डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। अभी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि एक टेबल की बात नहीं है, फॉरेन की जब आएगी स्टोरी में, जब कम से कम 2 टेबल हो, जो मैंने बोला ना नॉर्मलाइज करना। एक टेबल में 6, 7, 8 कॉलम थे, ब्रेक कर दिया, 3 कॉलम अलग कर दिए, 6 कॉलम अलग कर दिए और उनके बीच में जो कॉमन था उसको रख लिया, तो 8 कॉलम की टेबल 9 कॉलम हो गए अलग अलग करने से, क्योंकि एक कॉमन लगेगा दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। तो ये वो अप्रोच है। जब आप नॉर्मलाइजेशन वगैरह डेटाबेस के पेपर में पढ़ते होंगे तो आपने समझा होगा कि फॉरेन की का रोल जब स्टार्ट होगा जब मैं रिलेशनशिप की बात करता हूँ। जैसे उप्स वगैरह पढ़ते हो ना आप, जावा में, पाइथन में, C++ में, इनहेरिटेंस, 2 क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप, वैसे 2, 3, 4 टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं फॉरेन कीज के बेस पे। क्लियर? इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं कई टेबल्स को, कई डिफरेंट डेटाबेस को इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज़ कर पाऊंगा। अब दोस्तों देखते हैं डेफिनेशन वाइज, फॉरेन की एक ऐसा कॉलम है किसी एक टेबल का जो कि रेफरेंस होता है किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की का। मतलब फॉरेन की जब भी मुझे डिफाइन करना होगी तो मेरे सामने 2 टेबल्स होंगी। एक टेबल में अगर किसी कॉलम को फॉरेन की बनाता हूँ तो ये इंडिकेट करता हूँ किसी दूसरी टेबल में वो प्राइमरी की हो। क्लियर? समझ में आ रही बात? टेबल विथ फॉरेन की को मैं बोलता हूँ चाइल्ड टेबल और टेबल विथ प्राइमरी की को मानता हूँ पेरेंट टेबल। हालांकि फॉरेन की वाली टेबल में भी प्राइमरी की होती है, पर अपन ये मान लें कि अगर 2 टेबल है तो पहली टेबल है जिसकी की को मैं किसी दूसरी टेबल में फॉरेन की बना रहा हूँ, वो पेरेंट टेबल होगी जिसकी की को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? तो जहाँ मैं फॉरेन की बनाऊँगा वो हमेशा चाइल्ड टेबल होगी और जिस टेबल से मैं प्राइमरी की उठाऊँगा, जिसकी प्राइमरी की को मैं फॉरेन की बनाऊँगा, उसे मैं मानता हूँ पेरेंट टेबल।
तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाली बात आपको फॉरेन की के साथ में कहीं ना कहीं मिलेगी। और इसका मेन मोटिव क्या है, डुप्लीकेसी वगैरह एलिमिनेट कर दिया आपने, फिर भी मैं सारी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट क्वेरीज से एक्सेस कर पाऊंगा। ये इसका पावर है। देखते हैं आगे, सिंटेक्स समझते हैं। देखो आप, मैंने यहाँ पर कोशिश की दोनों साथ में ले लें, क्योंकि मैंने प्राइमरी की वाला लेक्चर आपसे डिस्कस किया लास्ट लेक्चर। जो साथी इसमें पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्राइमरी की वाला भी सेशन कंप्लीट करो, लेक्चर कंप्लीट करो, तो आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी होगी इस लेक्चर में। तो ये वो पेरेंट टेबल है जिसको पहले बना चुके हैं अपन एज ए डिपार्टमेंट टेबल। मैं मान रहा हूँ वो डिपार्टमेंट टेबल है, बना दिया अपन ने, क्लियर। उसमें यूनिक, नॉट नल, प्राइमरी सब बनाया था अपन ने। ये टेबल है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर था। यहाँ पर हम प्राइमरी की बाद में डिफाइन कर रहे हैं विथ कॉलम नेम। अब इसी कॉलम को मैं जब दूसरी टेबल में ले जा रहा हूँ, तो दूसरी टेबल मतलब एक नई टेबल में क्रिएट करूँगा चाइल्ड नेम के साथ में, क्लियर। ये पेरेंट टेबल हो गई, ये चाइल्ड टेबल हो गई। यहाँ पर इसमें सारे कॉलम बना दिए, जो जो भी रूल रेगुलेशन है हमारे। प्राइमरी की इस खुद की टेबल की भी होगी, अरे जो टेबल खुद है इसकी खुद की प्राइमरी की भी होगी। इस प्राइमरी की का इस फॉरेन की से कोई कनेक्शन नहीं है। ये प्राइमरी की इस खुद की चाइल्ड टेबल की के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लियर। तो यहाँ पर जो पावर है, जो इम्पोर्टेंस है, वो यहाँ का लोकल प्राइमरी की का ज़्यादा है पावर। मतलब अगर पूछा जाए कि स्ट्रांग पावर किसका है, तो स्ट्रांग पावर हमेशा प्राइमरी की का होगा। फॉरेन की का कंपेरेटिव कैसा है, उतना स्ट्रांग नहीं है, लाइटर है। क्यों लाइटर है, क्योंकि बाहर से आई है। तो इसका सिंटेक्स होता है फॉरेन की कॉमा के बाद, जब भी हमने कोई कॉमा कॉलम फिनिश किया, फॉरेन की कीवर्ड लगा दिया, फिर कॉलम का नाम दे दिया, फिर रेफरेंसेस और पेरेंट टेबल, और पेरेंट टेबल के कॉलम का नाम। मतलब यहाँ पर जिस कॉलम को मैं प्राइमरी की बनाऊंगा वो कॉलम यहाँ पर आएगा, क्लियर। अरे होता ना कि हम हर किसी को भेज देते हैं क्या रेफरेंस बनाने के लिए या रिलेशनशिप के लिए। दो कंट्री के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, तो कभी देखा कि आपको हमको भेजा हो कि जाओ आप अमेरिका जाके डिस्कशन करके आओ, या नियर बाय किसी कंट्री में आपको जाना है, तो कौन जाते हैं या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाएंगे, जो जो यूनिक हैं, जो पूरी पूरी कंट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे किसी आइडेंटिटी वाला पर्सन जाएगा, आपको हमको नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपके हमारे ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, जब रेफरेंस बनाने की बात होगी, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप की बात होगी, तो वही व्यक्ति रेफरेंस रिलेशन मेंटेन करेगा जिसमें वो कैपेसिटी हो, जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। अगर ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा तो ही वो दूसरी चाइल्ड टेबल के साथ एक रिलेशन मेंटेन कर पाएगा, क्लियर। ये मेन कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का हमारा, क्लियर। अब अभी मैंने इसके साथ कुछ और भी रूल होते हैं, वो रूल मैंने अप्लाई नहीं करे, वो मैं एक सेपरेट लेक्चर में अलग से पूरा डिस्कस करूँगा। बेसिक प्राइमरी की फॉरेन की का क्या इम्पेक्ट आता है वो अभी हम आज प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे पूरा, क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट में। अब एक टेबल आ गई विजुलाइजेशन में हमारे पास, ये हमारी पेरेंट टेबल है। डिपार्टमेंट टेबल को हमने मान लिया पेरेंट टेबल, और एम्प्लॉय टेबल को मैं मान रहा हूँ चाइल्ड टेबल। क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो डिपार्टमेंट कोड है, जो जो यहाँ प्राइमरी की है, वो डिपार्टमेंट कोड यहाँ पर एज ए फॉरेन की आया है, क्लियर। समझ में आ रही बात। मतलब अब जो टेबल का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा रिफाइंड हो गया। अभी तक हम 3-4 कॉलम को लेके काम कर रहे थे, अब मैंने 6 कॉलम का टेबल ले लिया अभी। और आपको समझना होगा, तो अभी चूंकि बाकी एसक्यूएल नहीं चला रहा, मैं सिंपल इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशन की बात करूंगा, तो कुछ कॉलम आप स्किप भी कर सकते हो अभी चाहो तो। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे लिए, जब मैं एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करूं तो उस टेबल की प्राइमरी की को मैं यहाँ पर एज ए फॉरेन की यूज़ कर पाऊंगा, क्लियर। समझ में आ रहा है सिंटेक्स वाइज क्या करना है मुझे यहाँ पर। तो डिपार्टमेंट टेबल तो बना चुके हैं पहले अपन, अब बना लेते हैं किसको हम, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय टेबल बना लिया अपन ने, हमने बोल दिया ई कोड इंट, और ये खुद भी अपनी प्राइमरी की मेंटेन करेगा। तो यहां हमने बना दिया प्राइमरी की कॉमा। अच्छा, बाकी कॉलम में भी नॉर्मल रख रहा हूं, सब कंस्टेंट डिस्कस कर चुके हैं अपन। नेम ले लिया मैंने यहां पर, ई सैलरी ले लिया, कॉमा। अभी मैं 3 कॉलम के बाद चौथा ले रहा हूं, कौन सा? डिपार्टमेंट कोड। बात समझाने के लिए जब आगे कॉम्प्लेक्स क्वेरी की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा टेबल स्ट्रक्चर रेडी कर लूंगा, अभी टाइम बचा लें अपन। क्लियर? कोड नेम सैलरी, और मैंने यहां पर ले लिया अब डी कोड। अच्छा, जरूरी नहीं कि नाम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, अगर इसका नाम डी कोड है इसको डी आई डी बोल दो यहाँ आके तो भी चलेगा वो, पर जब वो रेफरेंस बनाएगा ना तो डी कोड से बनाएगा वहाँ पर, तो ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों के नाम सेम हो। दूसरी बात, ये प्राइमरी की तो बन के आ रही है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरेन की को मैं नल डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जवाब देते हैं कि फॉरेन की नल इसलिए नहीं हो सकती है कि वो तो प्राइमरी की है दूसरी टेबल की, और प्राइमरी की नॉट नल होती है। तो दोस्तों वो तो यूनिक भी होती है, लेकिन यहाँ तो रिपीट है, 10 एंट्री बहुत बार आ रही है, 20 एंट्री बहुत बार आ रही है। अरे 10 एम्प्लॉय होंगे जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 50 एम्प्लॉय होंगे जो मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, तो रिपीटिशन में आएगा। तो प्राइमरी की का कोई रूल फॉरेन की पे अप्लाई नहीं होता है, ना तो ये यूनिक होती है और ना नॉट नल होती है। फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यूज एंड दैट कैन बी मोर देन वन इन ए टेबल। मतलब जो प्राइमरी की के तीनों रूल यहाँ पे लगते ही नहीं है, ना तो ये यूनिक है, ना ये नॉट नल है, और ना ये सिंगल है। अगर मुझे नीड होगी तो मैं 2-3 टेबल से भी प्राइमरी की उठा के फॉरेन की में ला सकता हूँ यहाँ पर। अरे जब मुझे 3 या 4 टेबल को इंटीग्रेट करना होगा तो उनकी प्राइमरी की भी उठ के आएगी एज ए फॉरेन की, और यहाँ पर 2 या 3 फॉरेन की कॉलम आ सकते हैं मेरे पास। तो ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऊपरी ऊपरी टीचिंग की जाती है नॉर्मली, और हम डेटाबेस से कॉन्सेप्ट उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बना पाते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आनंद आएगा कोड के साथ में, कैसे हमको चीज़ों को समझना है। तो हमने क्या ले लिया, देखो सिंटेक्स याद करो, क्या आ जाएगा एक बार, क्या दिया था मैंने, फॉरेन की कीवर्ड, कॉलम का नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो कॉलम नेम कौन है? डी कोड। डी कोड पहले मैं डिफाइन कर दूँ, फिर कॉलम का नेम ले लूँगा, फिर रेफरेंसेस डिपार्टमेंट और उसका डी कोड, ऐसा आ जाए यहाँ पर। तो क्या कर देंगे अपन, देखो आप, मैंने इसको भी अभी डिफाइन कर दिया इंटीजर कॉमा, मैं तुरंत बाद भी लिख सकता हूँ फॉरेन की, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, एक कीवर्ड लगा दे फॉरेन की, हमने बोल दिया डी कोड, ये इसी को ले लिया, और इसके साथ एक कीवर्ड आता है रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस में क्या हो गया, कौन सी टेबल को रेफरेंस कर रहा है ये रेफरेंस कर रहा है किसको? डिपार्टमेंट टेबल को। और ब्रैकेट में उसका आ जाएगा डी कोड, तो इससे क्या हो गया, ब्रैकेट बंद और ये सेमीकोलन। ये देखो प्राइमरी की भी आ गई एम्प्लॉय में, और फॉरेन की बना दिया मैंने डिपार्टमेंट कोड को, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट और डी कोड। अच्छा, आपको अगर इस कॉलम के तुरंत बाद लिखना होता ना यहाँ पर, तो ये रेफरेंसेस डिपार्टमेंट वो सीधे लिख सकते थे यहाँ पर, यही फिनिश हो जाएगा। फॉरेन की कीवर्ड की भी नीड नहीं है, अगर हम नहीं लिखें तो सीधे रेफरेंसेस, तो ये कॉलम सीधे किसको रेफरेंस करेगा? डिपार्टमेंट टेबल के डी कोड को। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी मैं डी कोड ही लिखूँ, ये चॉइस है अपनी, अब जैसा चाहो वैसा ले सकते हो वेरिएबल का नाम। तो ये हमारी अप्रोच हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चला लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे सामने सबसे पहले याद करो आप, डिपार्टमेंट टेबल थी अभी, ये आ गई, इसको डिस्क्राइब कर दिया हमने डिपार्टमेंट टेबल को। अब इसी डिपार्टमेंट टेबल से मैं डी कोड को एज ए फॉरेन की
एम्प्लॉय टेबल में लाता हूँ, तो हम सिंटेक्स लिख लेते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, 3-4 कॉलम ले लेते हैं जो बात की थी अभी हमने। और कौन कौन से कॉलम लेना है यहाँ पर अपने को, ई कोड, इंट प्राइमरी की, ई नेम हमने ले लिया वेरकेर 100, ई सैलरी इंट, और इसके बाद हमने ले लिया ऊपर डी कोड, चौथा कॉलम इंट कॉमा। ये सारे कॉलम आने के बाद अब मैं फॉरेन की वाला कीवर्ड लगा दूं यहाँ पर। फॉरेन की किसको बनाना है अपने को, डी कोड को। क्लियर, सिंगल फॉरेन की आ गई हमारे पास। और रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस की स्पेलिंग मुझे लग रहा है शायद मैंने एस लिया है वहाँ, ACS, तो ये रेफरेंसेस आएगा CS। रेफरेंसेस क्या लेंगे अपन, डिपार्टमेंट टेबल, और ये किसको रेफरेंस करेगा, डिपार्टमेंट कोड को। तो और ये ब्रैकेट क्लोज, प्रॉपर ब्रैकेट है, ई कोड से स्टार्ट हुआ पहला कॉलम, ई नेम, ई सैलरी कॉमा, डी कोड इंट, इंट कॉमा के बाद मैंने फॉरेन की, डी कोड, रेफरेंसेस, डिपार्टमेंट, डी कोड और ये सेमीकोलन। तो क्या आ गया, you have an error in your SQL syntax, check the manual that corresponds to your क्रिएट की स्पेलिंग में मैंने गलती करी है, ये अच्छा मैंने एक ही लाइन में लिखा था, अभी मल्टीपल लाइन होती है, अभी लिखा पड़ी ज़्यादा हो जाती है हमारी। देखो क्वेरी ओके, अब मैं बोल दूं डिस्क्राइब एम्प्लॉय, क्या हो गया देखो आप, ये प्राइमरी की भी आ गई और ये डी कोड के सामने लिखा हुआ है MUL। क्लियर, ये बेसिकली इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए है ये, क्योंकि प्राइमरी फॉरेन की मल्टीपल भी हो सकती है हमारे पास अलग अलग केस में। अच्छा, इसमें नल अलाउड है, बाकी कॉलम पे तो मैंने कोई कंस्टेंट लगाया ही नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि फॉरेन की एट्रीब्यूट पर हम कोई कंस्टेंट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अब अगर मैं इंसर्ट डिलीट अपडेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कमांड भी लिख सकता हूँ। अब इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, वैल्यूज दे दी हमने 101 अवनी, फिर सेकंड थर्ड कॉलम क्या है, सैलरी 20,000, और डिपार्टमेंट मैंने दे दिया 10। देखना आप, ये रो क्यों इंसर्ट हो गई, क्योंकि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट भी चला लो और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय चलाओ। अब देखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब समझ में आएगा आपको। ये मैं एंट्री क्यों कर पाया 10, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। इसी में एक इंटीग्रिटी रूल है जो मैं अब आपसे डिस्कस करूँगा कि फॉरेन की क्या बड़ा रोल प्ले करती है। ये जो इंसर्ट, ये जो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल है ना, इसमें इंसर्शन डिलीशन अब रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। कैसे रेस्ट्रिक्टेड होगा, वही हमको अब डिस्कस करना है। इसी से मुझे क्लैरिटी होगी कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ फॉरेन की, प्राइमरी की, क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। लाइव जब टेबल में डेटा में इंसर्ट करूँगा, अपडेट करूँगा, डिलीट करूँगा, तो ये रेस्ट्रिक्शन काम करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, देखते हैं वन बाय वन। मैं 2 रूल आपके साथ पहले डिस्कस करूँगा यहाँ पर, इंटीग्रिटी रूल 1 और 2। इसी के बेसिस पर वो सारा ऑपरेशन की बात होगी जो मैं आगे डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपसे। इंटीग्रिटी रूल 1, पहला रूल क्या बोलता है, रूल फॉर प्राइमरी की। ये अलग से इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ये रूल बोलता है कि नो कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी की शुड बी नल। हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी की नॉट नल होती है। तो फॉर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी बिटवीन 2 टेबल्स और अमंग मल्टीपल टेबल्स, आपको ये रूल हमेशा दिमाग में रखना है कि इसका कोई कंपोनेंट भी नल नहीं हो सकता है। मतलब 2 या 3 कॉलम को मिला के प्राइमरी की बनाई तो किसी एक कॉलम में भी नल इंसर्ट नहीं कर पाएंगे अपन। क्लियर, सिंगल कॉलम में तो भी नॉट नल रखना है आपको।
सेकेंड रूल होता है इसका रूल फॉर फॉरेन की। फॉरेन की का रूल क्या बताता है कि फॉरेन की मस्ट बी द प्राइमरी की ऑफ द रेफरेंस टेबल। जो मैंने बताया था कि हमेशा रेफरेंस या रिलेशनशिप के लिए कौन जाएगा, जो प्राइमरी की है एक टेबल की। तो यहाँ पर दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप इसी इन दो नियम के तहत ही होती है। क्यों इसको नॉट नल रखना जरूरी है? क्यों? फॉरेन की तो अलाउड नल है, लेकिन जब जब कुछ इंसर्ट होगा फॉरेन की नल वैल्यू पे एक्टिवेट नहीं होती है। जैसा हमने यूनिक में समझा था ना, फॉरेन की में भी नोट कर लो कि नल वैल्यू पे फॉरेन की एक्टिवेट नहीं होगी, अलर्ट नहीं होगी। ये कब अलर्ट होगी? जब आप कुछ इंसर्ट करोगे। इट विल अलाउ नल। मैं ऐसे एम्प्लॉय इंसर्ट कर सकता हूँ जिसके पास अभी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं कोई नए डिपार्टमेंट में एंट्री कर दूँ, पता लगा डिपार्टमेंट टेबल में उसकी एंट्री ही नहीं है। अरे कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपने बोल दिया कि इस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लो, तो फिर वो एरर दे देगा फॉरेन की वायलेशन की। तो कब ये एरर आती है, कब इंसर्ट डिलीट की एरर आती है, इन दो रूल के अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, चेक करूंगा। देखते हैं अपन फॉरेन की का फायदा कहाँ पर है। जब मैं एम्प्लॉय टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, देखना आप, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब मैंने बोला 102 क्योंकि प्राइमरी की लगी हुई है, तो यहाँ अलर्ट कर दिया। अवनी को मैंने बोल दिया है आदित्य। सैलरी हमने बोल दी यहाँ पर 18,000। और मैंने एक ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया यहाँ पर 22 नाम का नंबर का। देखो आप, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात जो नॉर्मली टीचिंग के अंदर मिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बेसिक इंसर्ट डिलीट तो सब कर लेंगे। ये देखो इंटीग्रिटी रूल का फ़ायदा, कंस्टेंट का क्या फ़ायदा है? के नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड रो। कब? फॉरेन की कंस्टेंट फेल्स। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो डिपार्टमेंट वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैंने क्यों ब्रेक करी टेबल? ताकि मैं एम्प्लॉय टेबल में उसी एम्प्लॉय की एंट्री कर पाऊँ जो जिसका डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता हो। अब आप यहाँ देखो कि डिपार्टमेंट के अंदर इसको समझो आप, यहाँ 22 नंबर का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो मैं यहाँ सिर्फ 10, 20, 30, 40 वाले एम्प्लॉय को ही इंसर्ट कर पाऊँगा। मतलब इसी रिकॉर्ड को मैं 22 के बजाय अभी 20 बोल देता, देखो आप, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया इजीली, क्योंकि 20 है। फिर मैंने इंसर्ट करा 103 रुद्र 12 to 100, और यहाँ मैंने अब दे दिया 30। देखो ये भी रो इंसर्ट हो गई। अब अगर मैं दूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखो बराबर चल रहा है। मतलब ये फॉरेन की क्या रेस्ट्रिक्ट करती है? जब मैं एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करूंगा, अपडेट करूंगा, मैंने मान लिया कोड अपडेट कर दिया, अपडेट क्वेरी चला दी, तो भी वो अगर वो डिपार्टमेंट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो कोड अपडेट नहीं करने देगा मुझे यहाँ पर। तो मैं इंसर्ट करूँ या अपडेट करूँ, दोनों में अलर्ट रहेगा वो। ये अलर्टनेस आपको चेक करनी है। क्लियर? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज। अब मैंने बोला 104, समझना आप, वैल्यू दे दी हमने आ रहा हो 15,500 और नल छोड़ दिया, दैट इज अलाउड। देखो आप, रो इंसर्ट हो गई। एक ऐसा एम्प्लॉय मैंने इंसर्ट कर दिया जिसका अभी डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ है, तो फॉरेन की का फायदा समझ में आ गया। दिस विल अलाउ नल। और देखो 10, 20, 30 था, तो मैं अगर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं 105, ये मैंने दे दिया दिव्यांश, कुछ सैलरी दे दी, और मैंने 10 रिपीट कर दिया, देखो आप, तो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। क्योंकि यूनिक वाला कोई नियम भी नहीं यहाँ पर, ना कोई नल वाला रूल है। तो ये दो बात समझ में आ गई। लेकिन फॉरेन की कब अलर्ट होती है? जब मैं कुछ इंसर्ट करूँ और डेटा
डिपार्टमेंट टेबल से मैच नहीं हो, मैं ऐसे किसी एम्प्लॉय की एंट्री नहीं कर पाऊंगा जिसका डिपार्टमेंट टेबल में नहीं हो। ये फॉरेन की का रूल है, जो रूल बोला ना मैं, इंटीग्रिटी रूल 2, ये कर रही है वो। साथ में देखो आप, अगर मेरे पास यहाँ पर देखना एम्प्लॉय टेबल में 30 नंबर का डिपार्टमेंट है, क्लियर। अब मैं डिलीट क्वेरी लिख रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी कोड, समझना ये, अब ये मैं डिपार्टमेंट टेबल में डिलीशन करने आ गया हूँ। जब तक मैं उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर पाऊंगा, देखो मैंने बोल दिया कि डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी कोड इक्वल टू 30, तो मैं 30 नंबर का डिपार्टमेंट डिलीट करना चाह रहा हूँ, क्लियर। समझ में आ रहा है आपको केस, ये वाला। और ये डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है दिख रहा है कि मेरे को वो एंट्री करने इसलिए नहीं देगा डिलीट, क्योंकि 30 जो है वो ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो यहाँ पे रूल क्या हो गया, देखो आप, के नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो, मतलब पेरेंट टेबल में अगर मैं को डिलीट या अपडेट करता हूँ जिसका इमीडिएट रेफरेंस कहाँ पर है, एम्प्लॉय टेबल में, तो चूंकि यहाँ पे 30 का कोई एम्प्लॉय है इसलिए मैं पेरेंट टेबल से उसको डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट टेबल में डिलीट और अपडेट का रेस्ट्रिक्शन है, अगर डेटा मैच नहीं करेगा एम्प्लॉय से तो वो एंट्री अपडेट नहीं करने देगा यहाँ पर, अगर उसका मैचिंग रिकॉर्ड है तो, क्लियर। यहाँ पर चूंकि 30 का एम्प्लॉय है इसलिए 30 को डिलीट नहीं करने दे रहा है। अच्छा, ये जो लास्ट वाला था नल वाली जो एंट्री है 40 करके कोई एंट्री होगी वहाँ पर, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 40 वाला कोई एम्प्लॉय नहीं है मेरे पास अभी। जिस डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता उसको भले डिलीट कर दो। आप देखो ये क्या आ गया, 1 रो डिलीटेड। और अब हमने बोल दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, हो गया डिलीट। तो ये रूल थोड़ा समझ में आ गया कि मैं डिलीट अपडेट भी चलाओ। एक बार अपडेट चला लेते हैं एम्प्लॉय में अपन, अपडेट मैंने बोल दिया एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास, क्लियर। और मैंने बोला यहाँ पर अपडेट में सेट डी कोड, ये डी कोड जो नल है ना इसको मैं 44 कर रहा हूँ, देखो फिर वैल्यू डिफरेंट आ गई, वेयर ई कोड इक्वल टू, अरे अपडेट की क्वेरी जानते हो ना आप अच्छे से, अगर मैं प्राइमरी की लगाऊंगा तो एक ही कॉलम अपडेट होगा सिर्फ, क्लियर। तो इसका ई कोड कितना है नल वाले का 104, तो ई कोड इक्वल टू मैं बोल दूं 104, देखो करने दे रहा है क्या, रोक लिया। क्यों रोक दिया, फॉरेन की एक्टिव हो गई, क्यों एक्टिव हो गई कि 44 नंबर का तो कोई डिपार्टमेंट अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा उसने नल ले लिया था पहले, लेकिन मैं 44 अगर वहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो जैसे ही कुछ इंसर्ट होगा फॉरेन की अलर्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो मैंने आपको दिखा दिया डिलीट करके, अपडेट करके, इंसर्ट करके क्या इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है। ये सारे रेस्ट्रिक्शन आपको प्राइमरी की, फॉरेन की या इंटीग्रिटी रूल 1 और 2 के बेसिस पर अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी फॉरेन की में कई सारे रूल हैं कि अगर मैं डिपार्टमेंट डिलीट करूं और उसकी मैचिंग एंट्री अगर आपको एम्प्लॉय से हटाना हो तो ऑन कैस्केड के ऑप्शन मिल जाएंगे अपने को, वो मैं अलग से एक लेक्चर बात करूंगा। सारे फॉरेन की के भी कई सारे एडवांस ऑप्शंस हैं, वो भी हमको क्लियर होना ज़रूरी है, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने प्राइमरी की, यूनिक, नॉटनल और फॉरेन की और उन पर ऑपरेशंस सबको डिस्कस कर लिए। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उत्सुक कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।